Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि पहला सवाल इंद्रदेव का है। पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को लेकर मुख्यमंत्री सीरीज कब आएगी। मुख्यमंत्री सीरीज पर काम शुरू हो चुका है। 10 से 11 एपिसोड की ये सीरीज होगी जो आपको अप्रैल के पहले हफ्ते से अपने नजदीकी सिनेमाघर में नहीं, आपके नजदीकी ई स्क्रीन पर, आपके टैब पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर नजर आएगी, ललन टॉप की वेबसाइट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगला सवाल सागर सेठी का है। माय क्वेश्चन, प्रेडिक्शन फॉर बंगाल इलेक्शन। सागर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल लगातार पूछा जा रहा है और 2 मई तक पूछा जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, एक जमाना था जब अपन ट्विटर पर पोल प्रेडिक्शन करते थे, वो सही भी हो जाते थे और उनके स्क्रीनशॉट्स चलते थे, लेकिन अब हमने इनसे परहेज कर दिया। अब मैं नंबर देने से परहेज करता हूं, लेकिन वेस्ट बंगाल सरप्राइज देने के लिए तैयार है। बस स्क्रिप्टिक मैसेज को समझ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अंकुर कौशिक का सवाल है कि आपको लगता है कि आप सरकार का देशभक्ति बजट ये दिखाता है कि आने वाले कुछ सालों के लिए नॉन बीजेपी पार्टीज के सत्ता में आने या बने रहने के लिए सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की जगह नेशनलिज्म की तरजीह देनी पड़ेगी। अंकुर, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। एक जो सेंटर है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है और बिना अपने आप के क्रेडेंशियल्स नेशनल दिखाए, बिना राष्ट्र धर्म की बात करे, अब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी के वोटों पर दावा नहीं कर सकती है। आप और सारे मुद्दे लेकर आएंगे, कभी विकास के मुद्दे, कभी सुरक्षा के मुद्दे, कभी रिजर्वेशन और दूसरे मुद्दे, लेकिन इस एक प्लैंक पर आपको मजबूत दिखना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी लगातार ये कर रही है। इसीलिए वो बीजेपी के मुकाबले अपना विधानसभा का दुर्ग बचाए हुए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा है दक्ष मारू ने। केरल सीएम alleged that the airport from which gold smuggling was happening is under central government। CISF होती है जो कि एक सेंट्रल पैरामिलिट्री है, एयरपोर्ट की रखवाली करती है, इसलिए अमित शाह शुड बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए अमित शाह क्या कह रहे हैं गोल्ड स्मगलिंग केस पर और पिनराई विजयन क्या कह रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। केरल की राजनीति है, चुनाव का वक्त है, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, इसलिए राज्य को इस मामले में ज्यादा चुस्ती फुर्ती दिखानी चाहिए। अगला सवाल तेजस्वी शर्मा का। प्लीज रेकमेंड द बुक ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल। भाई साहब, ये तो हमको नहीं पता है, कई किताबें हैं जो लिखी गई हैं, हम भी गूगल करेंगे और कोशिश करेंगे। अभिषेक जी हमको याद दिलाइएगा कि हम कुछ विद्वानों से बात करके तेजस्वी शर्मा के इस सवाल का अगली दफा जवाब दें। रोहित का सवाल है G23 फ्रॉम कांग्रेस कैन मेक अ न्यू पार्टी एंड बी नेशनल अल्टरनेटिव टू बीजेपी। भैया ऐसा है कि इश्तिहार देना, एक रैली करना और एक पार्टी बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बासी कढ़ी में उबाल आना और फिर बासी कढ़ी से पूरी पंगत को खिला देना, ये भी मुश्किल है। हालांकि G23 में कुछ एक नेता हैं जिनका जमीनी आधार है, लेकिन आप कितना पसीना बहाने को तैयार हैं, कितने लंबे वक्त तक तैयार हैं, ये अहम सवाल है। आज ही देखिए राजस्थान वाली जब चर्चा हुई तो एक थर्ड फ्रंट की, एक अल्टरनेटिव की बात हुई, कभी ममता के कंटेक्स्ट में, कभी केजरीवाल, कभी KCR, कभी नवीन बाबू, ये बातें चलती रहती हैं। अविनाश शाह का सवाल है, ये भी G23 पर सवाल है, नेशनल पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं, थर्ड ऑप्शन ये वो, मैं इस पर बात कर चुका हूं कि थर्ड ऑप्शन की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन अभी तक वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। हरीश पवार पूछ रहे हैं हाउ शुड वी सी PK's कमेंट ऑफ क्विटिंग हिज प्रेजेंट रोल वर्क इफ बीजेपी टचेस 3 figures गिवन दैट ही हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड जॉइनिंग एक्टिव पॉलिटिक्स इन बिहार फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस। यू गॉट इट राइट मेट। प्रशांत किशोर को जानने वाले कई लोग ये कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर सिर्फ राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका में नहीं रहना चाहते हैं, उससे आगे की भूमिका में जाना चाहते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल हो सकता है, किस तरह के अलायंस वो बना सकते हैं, जो एक रणनीतिकार के तौर पर उनकी पर्सनल बॉन्डिंग है, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी के साथ हो, चाहे स्टालिन के साथ हो, चाहे ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर या कुछ और नए दोस्त उनके बनते हैं, वो राजनीतिक गोलबंदी के तौर पर कैसी दिखेगी, ये देखने वाली बात होगी। अगला सवाल आयुष का है कि रेमिफिकेशंस क्या होंगे वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट के। नेशनल स्टेज पर टीएमसी जीती है तो, हारती है तो। अगर टीएमसी जीती है तो ममता बनर्जी का कद बड़ा होगा, जो बीजेपी का जगरनॉट है वो कुछ थमेगा, लेकिन वो कितना थमेगा, जैसे उड़ीसा में लोकसभा में नहीं थमा, विधानसभा में थम गया, पर कब तक थमा रहेगा, ये वाला मसला है।
लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चेक हो जाएगा अगर टीएमसी जीतती है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और कई वर्षों से इस चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं। दिस इज गिवन कि टीएमसी विंस, और इससे प्रशांत किशोर का ब्रांड और मजबूत होगा। अगर टीएमसी हार जाती है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। असम जीते 2016 में, असम में फिर से चुनाव है, लेकिन बंगाल न्यूमेरिकली भी बहुत बड़ा है। आप देखिए ये 35+ वाले जितने राज्य हैं, इसमें सबसे पहले तो यूपी आता है, फिर बिहार आता है, फिर महाराष्ट्र की बारी आती है, फिर तमिलनाडु प्लस पुदुचेरी और वेस्ट बंगाल की बारी आती है। तो ये बीजेपी को पता है कि वो नॉर्थ में अपने टॉप पर है, थोड़ा बहुत डिक्लाइन तो आएगा ही, तो उसको कवर अप करने के लिए उनका बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, इनमें मजबूत होना जरूरी है इफ दे वांट टू रिटेन पावर। बट दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। बंगाल का चुनाव, जिसके लिए कई लोग कह रहे हैं कि ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है और इसके रिजल्ट से 2024 के लोकसभा चुनाव की तासीर तय होगी। ओमकार दड़ पे आपका आखिरी सवाल कि सेकुलरिज्म इन इंडिया पर्सपेक्टिव मींस दैट स्टेट प्रमोट्स एवरी रिलीजन, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, देन व्हाई डिड पंडित नेहरू वाज एंग्री ओवर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद गोइंग टू सोमनाथ टेंपल। ये स्टेट हर रिलीजन को सपोर्ट करे, ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म नहीं है। दूसरी चीज, सेकुलरिज्म की तमाम व्याख्याएं और कुव्याख्याएं भी हुई हैं। सेकुलरिज्म का मतलब मोटा माटी, और इंदिरा गांधी ने जब इसको प्रीएम्बल में जोड़ा तो वो भी एक पॉलिटिकल मकसद से ही जोड़ा था। लेट मी क्लैरिफाई दिस। सेकुलरिज्म का मतलब भारत के कंटेक्स्ट में ये है कि जो भारत का राज्य है, स्टेट है, वो किसी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है। जो भी यहाँ के रहवासी हैं उनके धर्मों को अपनी धार्मिक प्रैक्टिस की छूट देता है, इजाजत देता है कानून के दायरे के भीतर। वही है कि आप छड़ी घुमा सकते हो जब तक वो किसी दूसरे की नाक पर ना लगे। हम पाकिस्तान नहीं कि उनका इस्लाम उनका धर्म हो देश का, या नेपाल में जैसे कुछ समय पहले तक हिंदू धर्म था, तो वो मतलब है। अब आई नेताओं की व्यक्तिगत बात। हम जानते हैं कि जो कांग्रेस आजादी के वक्त थी वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, राइट विंगर्स भी थे। राजेंद्र बाबू को, सरदार पटेल को राइट विंगर माना जाता है। सोमनाथ मंदिर को लेकर, उस आंदोलन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता थी, और इसीलिए पटेल साहब की मौत के बाद भी राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति थे वहां पर गए। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट ब्लॉक के नेता माने जाते हैं, और उनको लगता था कि जब नेशन बिल्डिंग हो रही है तब सरकार को किसी भी धार्मिक उत्सव में नहीं दिखना चाहिए। हालांकि कई कांग्रेसी फिर वो फोटो भी सर्कुलेट करते हैं टू काउंटर द राइट विंग प्रोपेगेंडा कि देखो नेहरू कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जिनका सपोर्ट कर रहे थे, और इसलिए उस वक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच तीखा पत्राचार भी हुआ था, और प्रधानमंत्री के सुझाव के बावजूद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के मंदिर गए थे। इसका एक बड़ा सिंबॉलिक महत्व है। गुजरात की अस्मिता, गुजरात का प्राइड, सोमनाथ का मंदिर, शिव भक्ति, महमूद गजनवी का बार बार आना, उसे तोड़ना, और सिर्फ लूट के इरादे से नहीं, जो यहाँ का एक धर्म था उसको नीचा दिखाने के लिए। फिर चाहे आप कुतुब मीनार में जाएं, अलाउद्दीन खिलजी के तोड़े हुए कई मंदिरों में जाएं, खजुराहो में जाएं, 64 योगिनी मंदिर में जाएं, तो आपको वो पूरी चीजें नजर आती हैं। तो वो डिस्कोर्स कंटिन्यू हुआ और उसके पुनरुत्थान के लिए सोमनाथ का मंदिर बना। आप देखिए राम मंदिर में भी इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि जनता के पैसे से बने। सोमनाथ मंदिर के प्रसंग में ये बात गांधी जी ने कही थी कि सरकार क्यों मंदिर बनवाए, जनता अपने आराध्य का मंदिर बनवाए। आई होप दैट गिव सम सॉर्ट ऑफ आंसर टू यू ओमकार। सवाल जवाब यहाँ पर खत्म होते हैं। नेता नगरी का आखिरी सेगमेंट, फुर्सत की सलाह, जिसको पहले फुर्सत की सलाह कहते थे, पुरानी आदत नहीं गई, अब सिफारिश कहते हैं। क्या है मेरी सिफारिश, फटाफट कर देता हूं। पहली सिफारिश है ये किताब, इसके राइटर से आप थोड़ी देर पहले मिले, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, दीप हल्दर की लिखी किताब है, हार्पर कॉलिंस से छपी है, 299 रुपए कीमत है। कमाल की किताब है, मजेदार, गुड रीड, और ये 125 पन्ने की किताब है, तो आप आराम से 2-2.5 घंटे में गिरा सकते हो। दूसरी किताब जिसका मैं जिक्र करूंगा, कुछ पुरानी किताब है लेकिन जिनकी बंगाल की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हो वो पढ़ सकते हैं। लैंड ऑफ टू रिवर्स, नीतीश सेन गुप्ता की किताब है, हिस्ट्री ऑफ बंगाल फ्रॉम द महाभारता टू मुजीब। ये पेंगुइन से आई किताब है, पुरानी किताब है, कमाल किताब। तीसरी किताब संबित बल की किताब है, द बंगाल द राइज ऑफ बीजेपी एंड कॉन्ड्रम द फ्यूचर ऑफ द टीएमसी। इस किताब को भी ब्लूम्सबरी ने छापा है, तो ये किताब आप देख सकते हैं। आई रिकमेंड दिस बुक। अगली किताब है उर्मिला, ये कविता काने बहुत चर्चित राइटर हैं, अंग्रेजी में इनके नॉवेल आते हैं जो माइथोलॉजी है उसको नए सिरे से फिक्शन के तौर पर पेश करते हैं। और कविता काने की जो सीता सिस्टर किताब है, उस सीता सिस्टर किताब को उन्होंने हिंदी में अब पब्लिश किया है, और इसके ऑथर खूब बढ़ रहे हैं, इसके आप करिएगा व्यूअर और रीडर खूब बढ़ रहे हैं। हमने अमीश त्रिपाठी की किताबों के हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के संस्करणों के आंकड़े देखे जो इसकी तस्दीक करते हैं। इसे मंजुल प्रकाशन ने छापा है। और आज की आखिरी रिकमेंडेशन
आज पेंगुइन की कुछ ज्यादा ही किताबें हो गई, लेकिन स्माइल। A.S. पनीरसेल्वन, उनकी ये किताब है करुणानिधि लाइफ। मैंने पहले भी आपको रूपा से आए कुछ क्रिस्प बायोग्राफीज बताई थी, अबाउट MGR, अबाउट अन्नादुरई, अबाउट पेरियार, और अब ये एक डिटेल बायोग्राफी आई है करुणानिधि के ऊपर, कैसे एक स्क्रिप्ट राइटर अन्नादुरई की लेगेसी को आगे ले जाता है पोस्ट MGR। जब तक MGR थे तब तक वो क्लेमेंट नहीं बन पाया था। और आप कहेंगे कि साहब करुणानिधि के बारे में बताया, जयललिता के बारे में भी, तो जयललिता भी कई किताबें लिखी गई, लेकिन जो वसंती ने उनकी बायोग्राफी लिखी है जगरनॉट के लिए, वो बहुत स्मूथ रीडिंग है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब नेतानगरी से विदा लेने का वक्त आ गया है, वीकेंड आ गया है, थोड़ा बहुत खेलिए, थोड़ा बहुत सफर करिए, और सफर के उस पार एक नए सप्ताह में एक नई जमीन से आपसे फिर मुलाकात होगी।